हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग मैंने 15 सवाल बताया था और इसमें अगला 15 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक सवाल समझ में आ जाएगा और इससे आप लोग एग्जाम में सवाल जरूर बनेंगे। और इस प्रकार का और वीडियो चाहते हैं, देखिए मैं आप लोगों को फिजिक्स बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है आज हमारा 9 बजे लाइव होने वाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जल्दी से लाइव आ जाइएगा। 9 बजे मेरा लाइव क्लास होने वाला है मैथ का, जो कि एक महातांडव क्लास होगा बिल्कुल आप लोगों के लिए, सब साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो जल्दी से वहाँ लाइव जुड़ जाइएगा, अभी 9 बजे से शुरू होने वाला हो, ठीक है। मैथ का लगभग बड़ा सवाल है, बहुत सारे बड़ा वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अभी इसमें देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब दोस्तों जब भी कोई चीज को प्रोजेक्टाइल करते हो, प्रोजेक्ट करके फेंकते हो, तो इस प्रकार फेंकते हो, ऐसे करके फेंकोगे या फिर ऐसे करके फेंकोगे, ऐसे करके फेंकोगे, तो सबसे दूर ये कब जाएगा, मैक्सिमम रेंज कब कवर करेगा, जब इसको गेंद को कितना डिग्री फेंकोगे, 45 डिग्री में फेंकोगे। जब जमीन के साथ गेंद को कितना डिग्री फेंकोगे, 45 डिग्री फेंकोगे, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई मतलब दूर ये कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 45 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि हिंदी वाले हिंदी को सवाल को देख लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो 17 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाए, देखो आप लोग जब किसी चीज को ऐसे करके यहाँ पे फेंकोगे, ऐसे कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उसका जो वेग है इधर भी वेग रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रहेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका वेग रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है। जब दोस्तों ये हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा, मतलब अब ये ऊपर और नहीं जाएगा, ठीक है, अब धीरे धीरे ये डाउन चल जाएगा, मतलब अब हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कह सकते हो और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब भी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, वाई के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो। बट इधर तो जाएगा ना, आगे तो जाएगा, इसलिए एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो रहेगा, समझ रहे हो। तो क्या कांस्टेंट रहता है बोल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी मतलब फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल। तो ये आपका एक कांस्टेंट रहता है ये वाला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी देखो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये आपका। तो ये यहाँ पर जब वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर घटते घटते यहाँ जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहेगा, ये आप लोग का बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, समझ रहे हो, फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी आप लोग का रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ क्या। तो आपको पता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब बस में आराम से आप लोग बैठे हुए रहते हो किसी भी बस में, ठीक है, बस अचानक से टर्न करते इधर, तो आप लोग जो इधर बैठे हो इधर झुक जाते हो, झुकते हो कि नहीं झुकते हो, बिल्कुल झुक जाते हो। तो क्यों, क्योंकि बस आपका जो गति होता है, आपका जो डायरेक्शन होता है वो बस के डायरेक्शन में होता है, लेकिन बस क्या करता है, बस अचानक से इधर मोड़ कट ले लेता है, तो आप बस इधर कट लेता है तो आप लोग भी इधर कट ले लेते हो। क्यों, आपका मोशन बस का मोशन सेम है, ठीक है, तो बस आप क्या चाहते हो, रेस्ट में रहना चाहते हो, लेकिन बस क्या इधर घूम चुका है, ठीक है, तो आप इधर घूमना नहीं चाहते, इसलिए आप इधर घूम जाते हो। मतलब समझ लो ये एक इनर्शिया का कारण होता है, ठीक है, जड़त्व के कारण होता है। आप जिस अवस्था में रहते हो उसी अवस्था में रहना चाहते हो, अपने अवस्था का विरोध करते हो परिवर्तन का, इसलिए दोस्तों आप लोग भी टर्न ले लेते हो, ठीक है, बाहर की ओर फेंका जाती है यात्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल विल फॉल। बोल रहा है कोई आदमी एक कार में बैठ के जा रहा है, ठीक है, एक बॉल को उधर ऊपर फेंकता है, कार भी आगे बढ़ रहा है, आदमी भी आगे बढ़ रहा है। जब कार थोड़ा दूर आगे बढ़ जाता है, जिससे बॉल को फेंकेगा, वर्टिकल थ्रोज द बॉल वर्टिकली अप टू इन ईयर, द बॉल विल फॉल। अब ठीक है, ऊपर फेंक दिया बॉल को, ये आदमी क्या करते बैठा है, ऊपर फेंक दिया कार से। अब खुला कार में बैठे हुए, ठीक है, खुला कार जो होता है ना, ऊपर में कुछ छत्ता होता नहीं है, या फिर सनरूफ मान लो हटा दिया कार का, तो बॉल कहाँ गिरेगा, आउटसाइड द कार, इन द कार, अहेड ऑफ द पर्सन, की इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, की क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली इन द हैंड व्हिच थ्रू इट अप। तो बिल्कुल यही उत्तर दोस्तों आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्टली इन द हैंड। क्योंकि दोस्तों जो गेंद जा रहा है, गेंद का भी गति उतना ही है जितना कि कार का है, तो वो कार के साथ गति करता रहेगा, ऊपर उड़ेगा तो कार के इधर जाके फिर लास्ट में उसके हाथ में ही गिर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करेगा, आदमी और गेंद दोनों। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है F/m, पता है ना F इक्वल m होता है, तो A इक्वल F/m यानी कि 5/1 कर दो
5 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। 5 न्यूटन कहाँ है देख लो, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखो, अगला सवाल बोल रहा है कि 21 में क्या आ गया, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब अपने आप एडजस्ट हो जाता है, कहीं पर बढ़ जाता है कहीं पर घट जाता है, तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे किसी वस्तु को आप ढकेलते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे आप बल बढ़ाओगे ना तो ये फ्रिक्शन भी अपने आप एडजस्ट होता जाता है, उस तरह से फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक पिक पॉइंट आता है कि और फ्रिक्शन फोर्स रोक के नहीं रह सकता है, तब आपका ये जो वस्तु है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है, वो खुद से खुद को एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप बल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बल भी उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो ये था आप लोग का क्या होगा, स्टैटिक और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो रुका हुआ फ्रिक्शन होता है, मतलब तब तक का फ्रिक्शन बल जब तक कि वस्तु मूव ना कर दे। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, वस्तु अब मूव कर रहा है, वस्तु अब जा रहा है, तब उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो होता है काइनेटिक। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वस्तु अभी रेस्ट में है, ये वस्तु अभी जो है अभी रेस्ट में है, अभी मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन व्हिच द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। जब टॉर्क ही जीरो हो जाता है क्या होता है, टाउ जीरो हो जाता है। तो टाउ जीरो हो जाता है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आपको पता है टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं dl/dt। अच्छा ये एल क्या होता है सर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम, एल क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का चेंज करेंगे सिर्फ तो फोर्स आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेंगे मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपका टॉर्क आ जाएगा। तो बोल रहा है कि टॉर्क जीरो है। ये जीरो कब होगा, जब ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफिनेशन जब करते हो दोस्तों तो क्या होता है, जीरो निकलता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफिनेशन करोगे तो जीरो ही होता है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। A hammer of 30 gram moving at 40 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short of time, 0.02 second. The force of the nail. Force क्या होता है, F equal to ma। m तो दिया हुआ है, हमको a निकालना है। a कैसे निकालेंगे सर, तो मूविंग इतना स्पीड दिया है, फाइनली जाके स्टॉप हो जा रहा है, यानी कह सकते हैं u बराबर कितना है 40 है, सब मीटर पर सेकंड में, ठीक है। v बराबर आपका फाइनली 0 हो जाएगा और t दिया है कितना 0.02 सेकंड। तो हम लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं a निकालूंगा कि हम तो पहले से पता है हमको खाली a निकालना है, हमारा काम हो जाएगा, f निकल जाएगा। तो v कितना है, जीरो है, u कितना है 40 है प्लस 80, a का a और t का हो जाए 0.02। बस इसको आप अच्छे से करो कैलकुलेट, ऐसा हो जाए कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 40/0.02, ये माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो पॉइंट करके ऊपर 2 जीरो चल जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मतलब a का वैल्यू जो आएगा आपका देख लो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। और m का वैल्यू कितना दिया है, m का वैल्यू 300 ग्राम दिया हुआ है। अच्छे से वो केजी में बदल लो तो बटे 1000 कर दो, हो गया। अब f इक्वल टू ma कर दो, आंसर आ जाएगा f इक्वल टू ma। m कितना है 2000, सॉरी m कितना 300/100, a कितना है 2000, तो 2 0 2 0 गया, यहाँ 1000 है ना, और 1 0 0 गया, तो 3 दूनी 600, यहाँ पर 600 जो आपका उत्तर हो जाए 600, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है समझ गए। लेकिन 600 किस में आएगा, माइनस में नहीं लगाया था, याद रखना, जो फोर्स आएगा वो आएगा माइनस में, -600 न्यूटन। ये माइनस क्यों आ रहा है सर, क्योंकि देखो आप ये जो क्या बोल रहा है, स्ट्राइक्स द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, क्योंकि ये हैमर नेल पर फोर्स लगा रहा है, तो नेल उस पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेल जो कील है फोर्स लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस लग रहा है, समझ गए। अगला सवाल है कि ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम इस गन ऑफ मास 8 kg विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। तो बस आप मोमेंटम को कंजर्व करवा देना, क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। आपको पता है टोटल मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व रहेगा। जब भी कोई वस्तु टकराता है या फिर इस प्रकार से रहेगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो या देखो ये बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, ठीक है, तो इसको आप मान लो ना, जो m1 है वो उसको आप बुलेट मान लो, तो बुलेट को मानेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। उसका फायर विद गन ऑफ 8 kg विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, बुलेट का स्पीड कितना है 800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ग्राम में है तो केजी में चेंज कर लो, बटा हो जाएगा 1000, ओके। प्लस m2 v2, m2 कितना है 8 kg का गन है,
तो हमको उसी कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। जैसे बंदूक से गोली निकला तो जितना वेग से गोली निकला उतना ही वेग से तो बंदूक पीछे भी हटेगा ना। एक फोर्स लगाया गोली भी बंदूक पर तो बंदूक पीछे आ जाएगा। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी हमको निकालना है कि कितना वेग से वो बंदूक पीछे जाएगा। तो हम मान लेते हैं V2 है, इसका कट जाएगा 3 0 कट जाएगा तो 8 4 32, तो 8 V2 इक्वल टू 32 हो जाएगा। 8 V2 इक्वल टू 32 मतलब -32 हो जाएगा। ये कट जाएगा 8 चौके 32, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा -4। -4 कहीं है बिल्कुल, ये पर -4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सलेटिंग ए 3 kg मास 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकंड विल बी, किसका ज्यादा फोर्स होगा या किसका कम होगा। तो देखो इसका फोर्स F इक्वल एम ए होता है तो 3 गुना 5 करेंगे तो इसका 15 आएगा। फिर F इक्वल एम ए होता है तो 4 गुना 5 4 करेंगे तो इसका 16 आ जाएगा। तो इसका 16 आ रहा है, किसका, दूसरा वाला का। ठीक है, तो जीरो इन द बोथ केसेस, जीरो तो होगा नहीं, सेम इन द बोथ सेम भी नहीं हो रहा है। ग्रेटर फॉर 3 kg एंड मास एट 500, ग्रेटर फॉर इसका इसके लिए ग्रेटर होगा बिल्कुल नहीं। देखो 16 इसका ज़्यादा रहा है, मतलब इसका जो होगा आप लोग का फोर्स ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर फॉर द 4 kg एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, ये हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, mv²/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, mv²/2 हो जाता है। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो सेम मोमेंटम, मोमेंटम का बात आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन क्या होता है हमको पता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम से अगर बात करें उसका रिलेशन में तो p²/2m हो जाता है। अब देखो यहाँ पर बात बोल रहा है मोमेंटम से में कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो जिसका, अब देखो मास को अगर हम बढ़ाएंगे तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नीचे वाला चीज बढ़ता है तो ऊपर वाला चीज घटता है, इतना याद रखना। क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमान को अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, द्रव्यमान को अगर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मोमेंट, ये तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सेम रहेगा। क्या बोल रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर बी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर, बी का ज्यादा है मास तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो और एंड देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए व्हिच द टू ऑब्जेक्ट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, देखो जिसका मास ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो डाटा इज गिवन बोथ ए बी, कहाँ गया जी 27 नंबर का। चलो ए में तो किसका बोल रहा है कि किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पर वस्तु ए का, वस्तु बी का, और यहीं पर है ए और बी। ठीक है, व्हिच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर किसका होगा, जिसका मास कम होगा। तो इसका मास कम क्या है, ए का कम है तो ए का आप लोग का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। बता दिया मैंने कैसे होगा। अगला प्रश्न है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर मान लो फोर्स है इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता है, एफ इंटू एस, ये दिखाता है वर्क को। तो फोर्स अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है, वर्क को दिखाता है। वर्क डन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही उत्तर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 के बाद अगला सवाल देखो हम लोग क्या बोल रहा है, सॉरी 28 बोल रहे हैं। चलो ये हो गया ना। 29 देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकंड्स। पावर निकालना बोला है। पावर के लिए क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। वर्क कितना है, देखो किसी भी चीज को जब ऊपर उठाते ना तो वहां पर स्थिति ऊर्जा में बदलाव ही वर्क कहलाता है, यानी कि वर्क हो जाएगा यहाँ पर mgh बाय टाइम। क्योंकि किसी वस्तु का हाइट ऊपर अगर गति में होता तो गति ऊर्जा होता, हाफ mv स्क्वायर हो जाता। तो m कितना है 100, g कितना है, g है 10 ले लो, और h कितना है 50 बटा टाइम कितना 50, ये 50 से 50 गया 1000, 10 110 से 1000 हो जाएगा। अच्छा इसे 10 मत लो, इसको 9.8 ले लो। ठीक है 9.8, तो आपका हो जाएगा 980 वाट। मतलब ऑप्शन नंबर 1 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल 30 नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, बोल रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इस जब भी दोस्तों इस प्रकार का बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, तो याद रखना इसका मास m है और लेंथ l है, तो हो जाए ml² बाय 12। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर
ml²/12 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इस बार ही पूछ सकता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको पता वर्क क्या होता है, एफ एस होता है, एफ एस बोले तो एफ एस कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों जब कॉस थीटा थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो ये तो जीरो हो जाए, कॉस थीटा तो ये जीरो, तो पूरा का पूरा जीरो, यानी वर्क डन भी हो जाएगा जीरो। भाई साहब आप इधर क्या बोल रहा है कि 5 बल के कोई वस्तु लंबा दिशा में गति चलती जाती है तो बल के द्वारा क्या है कार्य बताइए, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है 5 बल इधर लग रहा है, वस्तु जा रही इधर, तो कोई कार्य होगा नहीं होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट डज डिपेंड ऑन, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, वैसे एफ क्रॉस एस होता है बट इसको थीटा में नहीं होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो फोर्स से डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, और एंगल पे भी डिपेंड करता है कॉस थीटा पे ही। तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, द फोर्स अप्लाइड बिल्कुल सही है, द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अच्छा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे नहीं करता है, इस पे नहीं करता, बाकी तीनों पे तो करता ही है। अगला सवाल है, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंजेस इन, क्या होगा टोटल एनर्जी। द वर्क डन बाय द ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल इंटरनल एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहीं भी बाहर भी लाई कर सकता है, तो मे लाई विद इन विद और विद इन द मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो 34 का डी सही हो जाएगा। 35 वो क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका आप लोगों का टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क निकालने बोला है, फोर्स और आर दिया, तो आप लोग निकालें टाउ वेक्टर इक्वल टू द आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसका निकाल के कमेंट में जरूर आंसर बोलना, डिटरमिनेंट से ही निकाल लेना, ठीक है, और कमेंट जरूर बोलना कितना इसका आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।